आज का ये वीडियो बजरंगबली के चमत्कार से जुड़ा हुआ एक ऐसा अनोखा वीडियो होने वाला है जिसके बारे में कभी किसी आम इंसान ने कल्पना भी नहीं की होगी। आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है मध्य प्रदेश के सूरज कुंड नाम की जगह में स्थित एक हनुमान मंदिर के ऊपर। एक ऐसा हनुमान मंदिर जो अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा चमत्कार बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। जो लोग ईश्वर की शक्ति पर विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग नेगेटिव एनर्जीज पर विश्वास नहीं करते, जो लोग पैरेलल यूनिवर्स, पैरेलल डायमेंशन पर विश्वास नहीं करते हैं, उनकी आज सोच बदलने वाली है दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आखिर सूरज कुंड में स्थित बजरंगबली का यह मंदिर कैसे अनोखा और कैसे चमत्कारी है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में स्थित है सूरजकुंड नाम की जगह। यहां पर बजरंगबली का एक बहुत ही प्राचीन समय का मंदिर स्थापित है। यहां की मूर्ति आम मूर्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसी मूर्ति है जो कि दिन भर में अपने आप अपनी आकृति बदलती है, अपना रंग बदलती है, अपना रूप बदलती है। कोई कुछ नहीं करता है। ये बात के सबूत वो लाखों करोड़ों लोग हैं जो आए दिन वहां पर पहुंचते हैं। पुजारी भी देख के दंग रह जाते हैं, आने जाने वाले लोग भी देख के बजरंगबली के चमत्कार को समझ जाते हैं कि आखिर इसमें कुछ ना कुछ अलग है, कुछ ना कुछ प्राकृतिक है, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा अनोखा है। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं। रोज सुबह जब कोई भी मंदिर में मूर्ति के दर्शन के लिए जाता है तो क्या पाता है कि बजरंगबली की जो यहां पर मूर्ति है वो अपने बाल अवस्था में यानी बचपन के रूप में, यहां पर जो उनका रंग है वो बिल्कुल अलग तरह का रहता है। मूर्ति के चेहरे को साफ साफ देख के समझ में आ जाता है कि अभी बजरंगबली की मूर्ति अपने बचपन वाले रूप में है। वहीं पर जैसे ही 10 बजे का समय क्रॉस होता है, सुबह के 10 बजे का समय जैसे क्रॉस होता है, वैसे ही ये मूर्ति को साफ साफ देख के समझ में आता है कि ये मूर्ति अपनी युवावस्था में है। यानी कि बजरंगबली की मूर्ति अपने आप 10 बजे के बाद जवान हो जाती है और वो जवान रूप इनका 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहता है। इस समय मंदिर का मूर्ति का जो कद है वो भी थोड़ा बढ़ जाता है और जैसे ही 6 बजे के बाद का टाइम होता है, अपने आप क्लियर समझ में आता है कि मूर्ति का जो हाइट है वो थोड़ा सा और कम हो गया है और साथ ही साथ जो बजरंगबली का चेहरा है जो मूर्ति में दिखाई दे रहा है वो अपनी वृद्धावस्था में है। यहां पर फिर से उनका रंग बदल जाता है। अब हैरान होने वाली बात यह है कि वहां के कोई भी ट्रस्टी या फिर कोई भी पुजारी कह लो, इस मूर्ति के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ये चमत्कार अपने आप होता है। लोगों का यह मानना है कि यहां पर बजरंगबली की असीम कृपा समाती है। क्यों है इतना मंदिर चमत्कारी, इसके पीछे क्या कहानी जुड़ी हुई है, मैं आप लोगों को बताता हूं। उसके बाद बताऊंगा जो मैं पैरेलल यूनिवर्स, एक आदमी की भूतिया घटनाएं सब बता रहा था ना, वो भी बताऊंगा। अभी मैं मंदिर की इतिहास, मंदिर के मिस्ट्री के बारे में आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। दरअसल ये जो मंदिर की स्थापना है किस इंसान ने किया, ऐसा कोई सबूत नहीं है। किसी को नहीं पता है कि सूरज कुंड का ये मंदिर किसने बनाया है, किसने मूर्ति स्थापित की है। जो पुराने लोग हैं और हमारे ग्रंथों से जो जानकारी मिलती है उस हिसाब से ये पता चलता है कि बहुत पुराने समय में भगवान सूर्य यहां पर पृथ्वी में आकर किसी वजह से तपस्या कर रहे थे। अब जब भगवान सूर्य तपस्या करने के लिए आए थे तो जो दैत्य हैं, राक्षस हैं, वो उनकी तपस्या भंग करने में जुड़ गए थे। उनको देखा नहीं जा रहा था कि एक देवता आखिर कैसे तपस्या कर रहे हैं। अगर उनकी तपस्या पूरी हो गई और उन्हें वर मिल गया, अपनी इच्छा प्राप्त हो गई, तो दैत्यों की शक्तियां और ज्यादा कमजोर पड़ जाएगी। तो समय समय पर दैत्य उनके पास आते थे और उन्हें परेशान करने की कोशिश करने लगते थे, जैसे तैसे भी करके उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश करने लगते थे। जिस बात को देखते हुए बजरंगबली ने सूर्य देवता का पहरा देना शुरू किया और जैसे ही बजरंगबली का पहरा लगा वैसे ही आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी बुरी शक्ति का पहरा वहां पर हो ही नहीं सकता था, कोई भटक ही नहीं सकता था। जहां पर बजरंगबली का वास हो वहां पर भूत प्रेत, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और यहां पे तो बजरंगबली खुद ही खड़े थे और भगवान सूर्य की तपस्या में किसी भी तरह की विघ्न आने से पूरी तरह से रोक रहे थे। अब भगवान सूर्य की तपस्या काफी समय तक चलती है और तपस्या पूरी भी होती है। सूर्यदेव अपनी आंखें खोलते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। सूर्यदेव बजरंगबली से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी तपस्या को कोई भंग नहीं कर पाया, कोई भी बुरी शक्ति मेरे आसपास भी नहीं भटक पाई। क्यों ना मैं अपनी जगह पर चले जाऊं और तुम यहीं पर रहो और अपने आने जाने वाले भक्तों का उद्धार करना। जो भी किसी भी तरह की परेशानी लेकर आएगा उनको आशीर्वाद देना और उनके जीवन में सुख समृद्धि भर देना। बजरंगबली ने भी भगवान सूर्य की बात मान ली और बजरंगबली ने अपना एक अंश, बजरंगबली खुद यहां पर स्थापित नहीं हुए, बजरंगबली ने अपनी एक शक्ति, एक रूप, एक अंश यहीं पर छोड़ दिया और उसके बाद से ही
एक मूर्ति वहां पर बन गई। ये स्वयंभू थी। स्वयंभू मतलब समझते हैं, जो खुद प्रकट होती है। बजरंगबली की शक्ति की वजह से, भगवान सूर्य के खुश होने की वजह से एक मूर्ति यहाँ पर प्रकट हो गई। फिर कुछ समय बाद किसी ने देखा होगा, उसने यहाँ पर मंदिर बना दिया। जब लोगों ने यहाँ पर आना शुरू किया और फिर लोगों को समझ में आया कि ये मूर्ति नॉर्मल नहीं है भाई, इस मूर्ति के पीछे छुपा हुआ है एक बहुत बड़ा चमत्कार, जिसके बारे में मैंने आप सभी लोगों को बताया। अब बात करते हैं आगे की कहानी की। अब हमारे जमाने में आते हैं। ये बात है आज से तकरीबन 12 साल पहले की। मध्य प्रदेश के ही एक छोटे से गांव में रहने वाला पवन नाम का आदमी, जो कि बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी जिंदगी में बस एक ही हॉबी थी। बहुत सारे लोगों की तरह तरह की हॉबीज होती है ना, उसकी क्या हॉबी थी कि मुझे अपनी जिंदगी में अपने मृत्यु से पहले बजरंगबली के जितने ज्यादा मंदिर हो सके उसे विजिट करना है। और जैसे ही पवन को ये सूरज कुंड के मंदिर के बारे में पता चला तो पवन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। पवन इतना ज्यादा खुश हुआ, उसे ऐसा लगने लगा कि मैं एक बार यहां पर चले गया तो मैं बजरंगबली के खुद दर्शन कर पाऊंगा। अब बस पवन अपनी कोशिश में लग गया। और कहा जाता है ना कि जब उसका बुलावा आता है तभी आप उसके दर पे जा सकते हैं। बजरंगबली का बुलावा थोड़े समय के बाद आया। ये बहुत खुश हुआ, सब लोग खुश थे घर पे। और दरअसल ये जो सूरज कुंड नाम की जगह है, इसके बेहद ही नजदीक पवन के मामा का घर था। यहीं पर उसके नाना नानी, उसके मामा मामी भी रहते थे। पवन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पवन ने सोचा कि मैं सूरज कुंड के मंदिर जरूर जाऊंगा अपने मामा के घर में स्टे करने के बाद। वो यही सोच के साथ अपने घर से निकल जाता है। अब यहीं से अजीब मिस्ट्री, अजीब कहानी, खौफनाक चीजें शुरू होती है। शायद बजरंगबली परीक्षा ले रहे थे या फिर जो भी कह लो। जैसे ही पवन अपने मामा के गांव में एंटर करता है तो उसके मन में अलग सी बेचैनी होना शुरू हो जाती है। दरअसल पवन बचपन में अपने मामा के घर जाया करता था, वो गांव जाया करता था। पवन के ननिहाल के लोग, उसके मामा मामी, नाना नानी सब अच्छे खासे पैसे वाले लोग थे। इनका गांव में बहुत बड़ा घर हुआ करता था। अब ये इस बार जब सूरज कुंड के बारे में उसे पता चला था, इस बार ये अपने मामा के घर अप्रॉक्स 4 या 5 साल बाद जा रहा था। पवन की उम्र करीबन 27 साल की रही होगी। अब जैसे ही पवन अपने मामा के गांव में एंटर करता है तो उसे बड़ी अजीब अजीब सी फीलिंग आना शुरू हो जाती है। दरअसल ये गांव का नक्शा, ये जो 4-5 साल बाद जो जा रहा था, वो 3-4 साल बाद ये पूरी तरह से बदल चुका था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि ये गांव तो बिल्कुल अलग दिखा करता था। आखिर ऐसा क्या हो गया? ये जो गांव समृद्ध गांव था एक तरीके से, यहाँ पर अच्छे अच्छे घर थे, यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर कैसे ये गांव एक नॉर्मल लिटरली गांव में बदल गया था। मतलब वहां के जो घर थे अब बंगले ना होके वहां पर झोपड़ियां थी। वहां पर जो बड़ी बड़ी दुकानें हुआ करती थी वो बड़ी बड़ी दुकानें नहीं बल्कि टेंट लगा के लोग चीजें बेच रहे थे। उसे बड़ा अजीब सा फील होता है। यहाँ के लोग भी बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे थे। क्या 4 साल में वहां के लोग भी बदल गए? क्योंकि ऐसा होता है ना, हम किसी जगह जाते हैं तो कई बार छोटी जगहों के लोगों से हम फैमिलियर हो जाते हैं, उनका चेहरा हमें याद रहने लगता है। भले ही हम उन्हें पर्सनली नहीं जानते लेकिन उनका चेहरा हमें याद रहने लगता है। पवन भी इस बार गया था लेकिन इस बार उसके पहचान का चेहरा उसे कोई नहीं दिखा। जैसे वो ट्रेन से उतरता है तो रेलवे स्टेशन का हुलिया भी पूरी तरह से अलग था। मानो कि एक बंजर जगह पर आ गया है, एक ऐसी जगह जहां पर ठीक से पेड़ पौधे भी नहीं उग पा रहे हैं। यहां पर एक ऐसा स्टेशन जहां पर काफी सारे लोग होते थे, उस स्टेशन में पवन के अलावा कोई नहीं था। ट्रेन रुकी तो थी लेकिन पवन अकेला उतरा था। रात का समय था, रात का सन्नाटा था, तेज हवाएं चल रही थी। पवन धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ जाता है। अचानक से उसकी नजर पड़ती है कि एक टेंट लगा हुआ है और वहां पे एक टिमटिमाता हुआ बल्ब, टिमटिमाते हुए बल्ब के बिल्कुल नीचे खड़ी है एक बूढ़ी सी औरत जो वहां पर चाय बना रही है। पवन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि आज से 4-5 साल पहले रेलवे स्टेशन पूरी तरह से समृद्ध था, बाहर बड़ी बड़ी दुकानें थी। उसको विश्वास नहीं हुआ कि कोई भी जगह तो भाई डेवलप होती है समय के साथ, इसका डिग्रेडेशन कैसे हो गया। पवन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पवन फिर भी अपनी सोच के साथ अपने मामा के घर के रास्ते में बढ़ जाता है। वो रास्ता जो कुछ टाइम पहले तक सीमेंटेड रोड का हुआ करता था, अब वो कच्ची सड़क में तब्दील हो चुका था। पवन अभी भी आगे बढ़ रहा था, उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अचानक से उसके मामा का घर उसे दिखाई देता है, लेकिन वो हुलिया में नहीं जिस हुलिया में उसे जानता था। एक ऐसा हुलिया जो अविश्वसनीय था, एक ऐसा हुलिया जो कि एक बहुत छोटे घर का था। दरअसल पवन के मामा एक बड़े घर में एक प्रॉपर बंगले में रहा करते थे, लेकिन अभी उसके अपने आंखों के सामने एक झोपड़ी दिखाई दे रही थी। जगह वही थी, गांव भी वही था,
लेकिन ये कैसे पॉसिबल था कि एक बंगला 4-5 साल में एक झोपड़पट्टी में बदल जाए। पवन जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ता है। पवन की हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी क्योंकि वहां पे बहुत सारे कुत्ते नॉन स्टॉप रो रहे थे। पवन को इस बात की इतनी जानकारी नहीं थी कि आखिर कुत्ते रोते क्यों हैं। बस उसने बचपन में इतना सुना था कि कुत्ते रोना मतलब अपशकुन होता है, जो कि ऑब्वियसली एग्जैक्ट बात सही बात नहीं है, लेकिन पवन को यही लग रहा था। अब हिम्मत जुटाते हुए पवन आगे की तरफ बढ़ता है। बारिश का मौसम बना हुआ था, ऐसा लग रहा था तेज बारिश होने वाली है। पवन जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है ना, तो घर के बाहर एक टूटा फूटा सा दरवाजा था। पवन अब बहुत ज्यादा डर गया था। उसे ऐसा लग रहा था कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं। पवन ने दरवाजा नॉक किया। अंदर से निकली एक बहुत ही बूढ़ी सी औरत, जो कि ऑब्वियसली पवन की नानी थी। पवन की नानी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। पवन हैरान हुआ कि अगर नानी आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है तो आपने घर पे हमारे फोन क्यों नहीं किया। पवन पूरी तरह से कंफ्यूज था। पवन की नानी दरवाजा खोलती है, लेकिन पवन से ज्यादा अच्छी तरह से बात नहीं करती है। बोलती है, बेटा आ गया तू, इतने साल बाद आया। खैर चल अब अंदर आ, पानी पी, खाना खा, फिर आराम कर। पवन अंदर आता है, पानी पीता है और अचानक से उसे याद आता है कि अरे मामा भी होने चाहिए था ना, मामा का है। बातों बातों में नानी बताती है कि बेटा मामा की तो मृत्यु हो चुकी है, तू कैसी बात कर रहा है, तो ये जानकारी नहीं है। पवन के होश उड़ जाते हैं, पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या हुआ। मामा की मृत्यु हो गई तो फोन आ जाना चाहिए था ना, इनका रिलेशन अच्छा था। भले ही पवन 4-5 साल से अपने गांव नहीं गया था, 3-4 साल से, लेकिन रिलेशन तो अच्छा था, कांटेक्ट तो फोन में रेगुलर था। मामा की मृत्यु हो गई तो कैसे नानी ने, नाना ने नहीं बताया, मामी ने नहीं बताई। पवन तुरंत ही अपनी मामी के बारे में पूछता है तो क्या बोलती है कि मामी भी एक एक्सीडेंट में मर गई है। पवन बिल्कुल समझ नहीं पाता ये क्या है। पवन के हाथों से पानी का ग्लास टूट जाता है, जमीन पर गिर जाता है और अचानक से उसकी नजर पड़ती है अपने नाना की तरफ, जो कि पलंग के ऊपर नहीं, पलंग के नीचे लेटे हुए थे। पवन बहुत जोर से घबरा जाता है कि भाई नाना पलंग के नीचे क्या कर रहे हैं। नानी जवाब देती है कि बेटा फिक्र मत करो, तुम्हारे नाना की दिमागी स्थिति खराब हो चुकी है। आज से 2 साल पहले तुम्हारे नाना को पैरालिसिस हो गया था, मतलब उनका आधा शरीर पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गया था और फिर उसके कुछ ही टाइम बाद उनकी दिमागी स्थिति भी खो गई। पवन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उनकी घर की हालत बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। पवन को अब यकीन हो गया कि ये सपना ही है, ये सच नहीं हो सकता। पवन के पसीने छूट चुके थे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो मन में लगातार बजरंगबली का नाम ले रहा था, हनुमान चालीसा पढ़े जा रहा था। पसीने छूट रहे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बस नानी की तरफ इशारा करता है कि नानी मुझे सोने जाना है, सुबह उठ के सूरज कुंड का मंदिर निकल जाऊंगा तो शायद मेरे मन को अच्छा लगेगा। मुझे बहुत हैरानी हो रही है नानी कि घर पे ये सब हो गया है, विश्वास नहीं हो रहा है। नानी एक चटाई बिछा देती और बोलती बेटा सो जा। पवन ये देखकर भी हैरान, भाई जिस घर में तो मोटे मोटे गद्दे, बड़े बड़े बेड लगा हुआ करते थे, वो फटी पुरानी चटाई में पवन को सुला रहे हैं। पवन समझ नहीं पाता है कि ये चल क्या रहा है। जैसे आप लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, वो भी नहीं कर पा रहा था। सो जाता है, टाइम देखता है, अप्रॉक्स रात के 11:30 बज रहे थे। सोता है और अचानक से उसके मन में, जब वो सो रहा होता है ना, तो मानो कि उसके मन में आके किसी ने हूं ऐसी आवाज किया। जैसे पवन को हूं की आवाज आई, पवन की आंखें खुली, देखा कि सुबह का टाइम हो चुका है, ब्रह्म मुहूर्त है, 4:30 बजे हुए हैं। पवन उठा, अपनी नजरें घुमाया, नानी नहीं थी, नाना भी नहीं थे। घबरा गया कि नाना नानी कोई नहीं है और इस घर में मैं अकेला हूं। पवन सोचता है अरे छोड़ो यार, इतना दिमाग में प्रेशर डालूंगा तो मैं तो गया। पवन उठता है तुरंत और बिना कुछ सोचे समझे सूरज कुंड की तरफ निकल जाता है। जैसे जैसे करके थोड़ा थोड़ा सूरज का उजाला हो रहा था, आसपास के लोगों से उसने पूछना शुरू कर दिया कि रास्ता कहाँ है, ये है वो है। लोगों ने रास्ता बताया और पवन पैदल ही निकल गया। पवन जैसे ही उस गांव की सीमा क्रॉस करता है, उसका मन थोड़ा शांत होने लगा, उसे दुनिया नॉर्मल दिखाई देने लगी। उस गांव की बंजर जमीन अब पीछे छूट चुकी थी। पवन एक नॉर्मल जगह पर आ गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि यार ये कैसी जगह थी, ये नॉर्मल जगह है। थोड़ी देर और चलने के बाद सूरज कुंड का वो मंदिर आ जाता है। पवन बजरंगबली को जैसे ही स्पर्श करता है ना, उनकी मूर्ति को ऐसे, मतलब कोई भी जब स्पर्श कर रहा होता है तो अपनी आंखें बंद करता है। तो पवन ने ऐसी अपनी आंखें बंद किया और अचानक से उसे फील हुआ कि मैंने किसी एक इंसानी पैर को, जैसे इंसान को टच करने पे जो फील होता है ना, उसे वो फील हुआ, जबकि वो मूर्ति थी। तुरंत पवन ने अपनी आंखें खोला तो ये पाया कि वो मूर्ति ही है। पवन ने वापस से टच करने की कोशिश किया,
लेकिन अभी वो फील पत्थर वाला था। पवन को समझ में नहीं आया कि जब मैंने कुछ समय पहले इस मूर्ति को छुआ था तो इंसान के पैर जैसे क्यों लगी थी। पवन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। अचानक से पवन जैसे ही मूर्ति के सामने से खड़ा होता है और पलटता है, पीछे उसके मामा उसे दिखाई देते हैं और जैसे ही वो अपने मामा को देखता है वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। जब पवन की वापस से आंखें खुलती है तो पवन के आसपास पुजारी थे, लोग थे, पवन के मामा नहीं थे। मौसम बिल्कुल नॉर्मल था, जगह भी बिल्कुल नॉर्मल थी, वही जगह थी और पवन को समझ में आ गया था कि अप्रॉक्स मुझे बेहोश हुए लगभग 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। ना जाने उस समय तक लोग कहाँ थे। पवन उठा और अपने सवालों के जवाब वो लोगों से चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उसके सवालों के जवाब लोगों से कैसे मिलेंगे। बिना कुछ सोचे समझे फिर से उठता है, बजरंगबली से अपनी गलती की माफी मांगता है, आशीर्वाद लेता है, उनके चरणों का टीका अपने माथे में लगाता है और आगे बढ़ जाता है। अब पवन वापस से अपने गांव में एंटर करता है तो क्या होता है, जहां पर मतलब उसके मामा मामी का गांव था वो बिल्कुल नॉर्मल था। ये जो बंजर रेलवे स्टेशन था वो पूरी तरह से समृद्ध दिखाई दे रहा था। जो पुरानी सड़कें थी, टूटे फूटे कच्चे रास्ते थे, वो सीमेंटेड रोड में तब्दील हो चुके थे। पवन धीरे धीरे करके और आगे बढ़ता है तो क्या पाता है कि वहां पे नॉर्मल दुकानें, नॉर्मल घर, सब कुछ नॉर्मल था। अब उसकी कदमों की स्पीड और बढ़ जाती है और अब उसे दिखाई देता अपने मामा का वही बंगलो जो 4 से 5 साल पहले एग्जिस्ट करता था। पवन पूरा ब्लैंक था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसे अपने सवालों के जवाब जरूर चाहिए थे। वो भागते हुए दौड़ना शुरू कर दिया था, अपने मामा के घर पे जाता है। जैसे ही नॉक करने वाला होता है कि अचानक से दरवाजा खुलता है और दरवाजे में उसकी मामी खड़ी हुई थी। दरअसल नानी ने तो कही थी कि मामी की मृत्यु हो गई है। बदल तो बहुत कुछ गया था, केवल ये अकेली चीज नहीं बदली थी। वो कहती बेटा तू इतना हाफ क्यों रहा है, हमें तो पता ही है तू आने वाला था, तो इतना भागे भागे क्यों चला आ रहा है। पवन को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। पवन अंदर जाता है और अपनी मामी को एक एक चीज बताता है। मामी भी थी, अब नानी भी थी और नाना भी बिल्कुल नॉर्मल अपने बेड में बैठे हुए थे। उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर पाता है क्योंकि पिछली रात पवन घर पर आया ही नहीं था। क्या हुआ था पवन के साथ, ये दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री रह गई पवन के लिए। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी मिस्ट्री होगी ऑब्वियसली, लेकिन ये पवन के लिए कुछ ऐसा था जिसे वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। उसे समझ में ही नहीं आया। वो ट्रेन से उतरा, वो जगह जो देखा, वो जिस जगह गया, वो अपनी नानी से मिला, नाना को बेड के नीचे सोया हुआ पाया, कुछ समझ में नहीं आया पवन को। पवन बोलता है कि मामी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे केवल एक चीज समझ में आ रही है कि शायद बजरंगबली ने मेरी परीक्षा ले ली है। मैं ऐसे टाइम में भी बजरंगबली का नाम जप रहा था, उनकी चालीसा मन में पढ़े जा रहा था, मैं परीक्षा में पास हो गया। शायद वही वजह है कि मैं जब मूर्ति को आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ा था और अपनी आंखें बंद करके मूर्ति को टच किया था तो मुझे सेम वैसा फील हुआ था जैसे एक इंसान को, जैसे एक शरीर को टच करने पर फील होता है। शायद बजरंगबली मुझे खुद आशीर्वाद देने आए थे। घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। साथ ही साथ ये जो कुछ भी बीता था पवन की जिंदगी में, पवन के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बना जाता है। पवन मुझसे पूछ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई मेरे साथ, ये मैंने फील किया हूँ, ये लिटरली पॉसिबल है क्या? तो इसका जवाब भी मेरे पास नहीं था। आप लोग जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया हूँ कि जो हमारा यूनिवर्स है, हमारा ब्रह्मांड है, हमारा डायमेंशन है, बहुत बड़ा और बहुत रहस्यमय और बहुत अनोखी दुनिया में हम एग्जिस्ट करते हैं और बहुत अजीब जगह है ये, जिसे हम समझ नहीं सकते कभी। एक्चुअली अजीब है दुनिया। कई बार इस अजीब दुनिया में तरह तरह के ग्लिचेस होते रहते हैं। कई बार टाइम स्लिप हो जाता है, कई बार डायमेंशन स्लिप हो जाता है। शायद यही कारण रहा होगा कि किसी टाइम स्लिप की वजह से पवन एक पैरेलल डायमेंशन, एक पैरेलल यूनिवर्स में चले गया था। मन में विश्वास था, मन में श्रद्धा थी और यही वजह थी कि पवन सही सलामत वापस से अपनी जगह, अपनी दुनिया, अपने समय में पहुंच पाया। बहुत अलग कहानी थी, बहुत इंटरेस्टिंग और मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी इसी तरह की हैरान कर देने वाली कमाल की जानकारियां हैं तो उसे आप लिंक भेजना, मैं जरूर अपने वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। पहली बार मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।